सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस, ये वो नाम है जिसने पूरी दुनिया को खौफज़दा किया हुआ है, यकीनन खौफज़दा। कोरोना वायरस की वबा चीन में हमने देखा कि शुरू हुई और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गई। चीन से शुरू हुई और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गई। अब अगर हमें बात करें कि कोरोना वायरस का शिकार अब तक दुनिया के कितने मुल्क हो चुके हैं, तो और खौफज़दा हो जाएंगे सुनकर कि 128 ममालिक हैं जो इसकी लपेट में आ चुके हैं, शिकार हो चुके हैं इस वायरस का। 1,26,631 अफराद कोई वायरस अपनी लपेट में ले चुके हैं अब तक। 68,325 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं और कई हज़ार अफराद का इलाज अभी जारी है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के 22 अफराद सामने आए, जिनमें से 2 अफराद का कामयाब इलाज हुआ और 20 अफराद अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। उन 22 अफराद में से 14 का ताल्लुक सिंध से, 3 का गिलगित बल्तिस्तान से, 2 का ताल्लुक इस्लामाबाद, जबकि 1 मरीज़ बलूचिस्तान से है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई ममालिक ने इक़दाम भी किए। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपने तमाम मैचेस मुलतवी कर दिए, क्योंकि उसमें हिस्सा लेने वाली टीम्स के खिलाड़ी में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। अच्छा, कई ममालिक ने अपनी परवाज़ें भी बंद कर दी हैं और कोरोना वायरस ने दुनिया की, अगर मैं कहूँ कि मईशत को भी नुकसान पहुँचाया तो गलत नहीं होगा। आलमी तेल की कीमतों में कमी के साथ साथ दरामदात और बरामदात भी मुतासर हो रही हैं। इटली की बात करूँ तो वहाँ पे हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस से हलाकतों की तो तादाद है वो 827 हो गई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ख़बरदार किया है कि माहिरीन को ये खदशा है कि जर्मनी की 60 से 70% आबादी, सही सुना आपने, 60 से 70% आबादी को कोरोना वायरस मुतासर कर सकता है। भारत ने दुनिया भर के सयाहों के लिए वीज़ा सहूलत जो है 15 अप्रैल तक मअतल कर दी है। और अगर मैं चीन, इटली, ईरान, इन ममालिक की बात करूँ, जनूबी कोरिया की भी, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको करंतना में रखा जाएगा। यूरोप भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई ममालिक में सफरी पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई हैं। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी पर गौर भी शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहर के शुमाली कस्बे में फ़ौज भेजने का भी ऐलान कर दिया है। जी, दुनिया भर में कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। जिस हद तक कोई कोशिश कर सकता है पूरी कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल करने की, इससे बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए कई इक़दाम उठाए, लेकिन जिस तरह कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई है उसको देखते हुए क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इंतज़ाम काफ़ी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जी हाँ, इत्मीनान बख्श हैं, हम मुतमईन हो सकते हैं। और कोरोना वायरस पाकिस्तान में अगर खुदा न ख्वास्ता वबा की शक्ल इख्तियार करता है तो इससे कितना नुकसान होने का खदशा है, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है। डॉक्टर कैसर साहब के मोहताज आज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि तमाम लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों पे खौफतारी हो जाता है। बल्कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे प्रोड्यूसर हैं रज़ा, कल वो छींक रहे थे तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा रज़ा आप छींक रहे हैं, मुझे खांसी आ रही थी तो मेरी टीम परेशान हो गई। हम सब एक दूसरे की खांसी से, एक दूसरे के नज़ले ज़ुकाम से, छींकों से खौफज़दा हो जाते हैं। यानी कोई छींकता है, फ्लू होता है, खांसी आती, सब पहले जहन में आता है कोरोना वायरस तो नहीं है। ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि आम नज़ला ज़ुकाम में, खांसी में, छींक में और कोरोना में क्या फ़र्क है? यानी हर छींक को, हर नज़ला ज़ुकाम को, हर खांसी को हम कोरोना तो नहीं समझ सकते हैं ना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बात सारी ये है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। पाकिस्तान में और आजकल के मौसम में, कराची में ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी मौजूद है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फ्लू के। तो आपके जहन में पहले फ्लू आना चाहिए क्योंकि फ्लू बहुत कॉमन है यहाँ और उसकी सिम्टम्स तकरीबन एक ही तरह के हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें ये जो वायरस है कोरोना, ये बहुत एग्रेसिव वायरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है और इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है और इसके अंदर अमवात बहुत तेज़ी से होती हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार
ये कुछ शुरुआत इसी तरह से होती हैं, लेकिन आगे चल कर ड्राई कफ होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डल तबीयत होती है, गिरी गिरी तबीयत लगती है, बुखार होता है और फिर चोकिंग सेंसेशन, आई मीन जैसा लगता है कि सांस रुक रहा है। और फिर ये जो वायरस है फिर ये जो रेस्पिरेटरी का जो सेंटर है ब्रेन में उस पर अफेक्ट करता है और फिर नमूनिया हो जाता है और उसके बाद फिर नुकसान होता है। तो ये बड़ा फ़र्क है और मैं समझता हूँ कि पहले दिमाग में कोरोना लाना ये गलत है। हमेशा आपको पहली दफ़ा ये सोचना है कि नज़ला ज़ुकाम अगर हो रहा है तो आपको वायरल जो इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ये हो सकता है और उसके लिए आपको तदाबीर करना चाहिए। आप उसके लिए भी हम बात करते हैं कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे की चीज़ें शेयर ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी कहते हैं ना एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, जैसे कि आपने कहा कि एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर ना करें, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं इतने मीटर के फासले पर रहें, जो कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। अब हम ऑफिस में काम करते हैं, हम घर में लोगों के साथ रहते हैं, हमारे घर में भी खुदा ना ख्वास्ता किसी को कोई बीमारी आ सकती है, तो हम किसी से कितना फासला रख सकते हैं, पहले तो ये समझा दीजिएगा। दूसरा, जो स्टार्टिंग या इनिशियल सिम्टम्स है कोरोना के, यानी किसी को अगर कोरोना हुआ है तो वो कितने अरसे में नमूदार होना शुरू होंगे, पहले तो ये बता दीजिएगा। और वो बिल्कुल जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, एक दो सिम्टम ऐसे बता दें जो कि वाकई ही होंगे अगर कोरोना है बॉडी में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है। ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई खांस रहा है किसी कमरे में या छींक रहा है तो उस कमरे में जितने भी लोग हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं उस जरासीम से। लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई छींक रहा है और खांस रहा है, तो पर्टिकुलरली अगर हम कोरोना की बात करें तो जब कोई छींकता है कोरोना का मरीज़ या खांसता है तो तकरीबन 3 फीट या 1 मीटर आप समझ लें कि उसका जो नेज़ल सिक्रीशन है या मौत की जो सिक्रीशन है कफिंग के दौरान, वो 1 मीटर तक जाता है। अगर कोई शख्स सामने बैठा है 1 मीटर पे तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उससे आप थोड़ा दूर चले जाते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जी देखिए, हर आदमी जो है वो मास्क लगाने की बात करता है, तो हर आदमी को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दूर चले जाते हैं 1 मीटर से तो आप सेफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप दफ्तर में, घर में या कहीं पर भी आप हैं तो एक इनवॉलंटरी जो है वो हाथ बढ़ाता है आदमी, गले मिलता है, तो ये होता है। लेकिन मैं आपकी तवस्सुस से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज से तहिया करें सब लोग, इसमें बुरे मानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देर टाइम लगेगा, लेकिन हाथ मिलाना छोड़ दें, गले लगना छोड़ दें। ख़ासकर ख़वातीन गले मिलकर वो किस करती हैं, गाल मिलाती हैं, ये बड़ा ख़राब है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से ना करें और दूसरों की चीज़ों को शेयर ना करें। तो ये मेरे ख़्याल में इस तरह करना पड़ेगा आपको। तो हाथ तो कम से कम बिल्कुल ना मिलाएं, आप बाजू ऐसे शेयर कर लें, पैर मिला लें, हाथ ना मिलाएं। हाथ बिल्कुल ना मिलाएं। चलिए जी, आपने कहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये वबा फैल जाती है, अभी तो केसेस कम हैं, जो अभी हमने तादाद बताई है, पाकिस्तान में 22 केसेस हैं जी, जिनमें से 2 क्योर कर चुके हैं और अभी 20 ऐसे हैं जो कि अभी भी इलाज करवा रहे हैं। अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये वबा फैल जाती है तो क्या हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, हम इससे निमट सकते हैं? हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन आपको पता है, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, हुक्मरान हैं, वो तो बड़े दावे करते हैं जी हमने अस्पतालों को पता नहीं क्या बना दिया, फिर जब इनके इलाज का टाइम आता है तो सीधे लंदन चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहबा आपका, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बड़ा कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, और हमें डर है कि खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो मुश्किल में आएंगे हम लोग। लेकिन अल्लाह का फजल है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ही चला रहा है। जो सूरत हाल है, अब तक जो 126 ममालिक में आप कह रही हैं कि ये स्प्रेड हो चुका है वायरस, लेकिन उसमें से अगर आप देखें तो अब तक 22 केसेस हमारे यहाँ
डिटेक्ट हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक कोई इंतकाल नहीं किया है, कोई हलाकतें नहीं हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक काम हुआ है और इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, ये इनका कारनामा है। लेकिन जहाँ मैं ये बात करता हूँ वहाँ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप जो हालात बाहर देख रहे हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री के साथ हो रहा है, अमेरिका के साथ, यूरोप में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको मज़ीद तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जो लोग हैं उनको चेक करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मेरे ख़्याल में चेक करना चाहिए। बहुत से लोग वो स्क्रीनिंग हुए बग़ैर ही निकल आते हैं वहाँ से। फिर ना सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, अब चूँकि केसेस यहाँ पाकिस्तान में भी डिटेक्ट हो गए हैं, तो जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं तो मेरे ख़्याल में उनको भी चेक करना पड़ेगा। जब लोग इधर से उधर जाते हैं तो उसको भी चेक करना चाहिए। और लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा? मतलब अगर एक एक मुसाफिर को आप चेक करेंगे रोजमर्रा की बुनियाद पे, आप देखिए कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स कितनी ज़्यादा है जो ऑपरेट होती हैं, तो एक एक मरीज़ का अगर चेकअप वहाँ पे शुरू हो जाए तो कितना टाइम लगेगा आप बताइएगा। अगर मुझे लगता है अगर आता ही पाकिस्तान में बाहर से आए केसेस 22 के 22 केसेस ट्रैवल करके आए, साबित हो चुका है, तो अगर बाहर से जो इंटरनेशनली आ रहे हैं मुसाफिर उनको तो चेक किया जा रहा है, अगर उनको भी करते रहे तो क्या बेहतर नहीं होगा? और जो पुराने अब तक आ चुके हैं, जाहिर बात है उनके सिम्टम्स नमूदार हो जाएंगे और वो तो खुद ही पता चल जाएगा ना कि इनमें बीमारी है, उनका इलाज भी शुरू हो जाएगा। कितनी देर तक कोरोना खुद को छुपा सकता है? देखिए, बात सारी है कि इसमें कुछ ऐसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और जहाँ प्रिकॉशनरी मेजर आपको एडॉप्ट करने हैं तो मैं इन द लॉन्ग रन आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जब एडॉप्ट करने होंगे, खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम ख़राब होती है जो कि अभी नहीं है, तो अब तक जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा सारा इंतज़ाम चल रहा है और सारी प्रिवेंटिव मेजर्स एडॉप्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन जहां आपने बात की है कि हमारे यहाँ तो अस्पतालों में बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे हैं जहां पर कि मामूली बीमारियां भी जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं लोगों को, गरीब आदमी को। लेकिन यहाँ पर जो ये सिचुएशन है कोरोना के लिए पर्टिकुलरली, ये बड़ा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जितने भी इंट्री पॉइंट्स हैं, सी पोर्ट्स है या एयरपोर्ट्स हैं या जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ख़ासकर ईरान के, अफ़गानिस्तान के, इनको ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन इसको और सख्ती के साथ किया जाए, मेरे ख़्याल में यही किया जा सकता है। और जो टेस्ट है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, बहुत से लोग, मुझे अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं, चूँकि लाइव लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, बोल न्यूज़ भी बहुत देखा जाता है, तो कुछ लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या ज़ुकाम यानी फ्लू लाजमी है? यानी फ्लू होगा तो आप ये कह सकते हैं हाँ मुझे कोरोना का कोई खदशा है या हो सकता है, फिर आप टेस्ट के लिए जाएँ? नहीं जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको छींकें आ रही हों, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आपको सिर्फ ड्राई कफ हो, सिर्फ खांसी हो रही है, आपको हल्का सा बुखार हो रहा है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, डल हैं, बॉडी एक हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। यहाँ ये बात ज़रूरी है बताना कि बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि जी मुझे फ़्लू है, मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या मुझे खांसी है, मुझे बुखार है। सिर्फ बुखार में ही लोग परेशान हो जाते हैं और डिमांड ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ जाके अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। तो देखिए, उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिमांड नहीं करें कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना है। ये बहुत महंगा टेस्ट है, आप खामखा इन चक्करों में ना फंसे। आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और वही आपको बता सकेंगे कि कहाँ है। जहाँ गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड लैब्स हैं वहीं ये टेस्ट होता है, लेकिन आप ख़ुद से इंसिस्ट ना करें, आप सिम्टम्स बताएं डॉक्टर्स को, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, इसको सीरियसली लें। अगर नज़ला ज़ुकाम है आपको तो भी जाएं, और अगर सिर्फ बुखार है या खांसी हो रही है आपको और वो कुछ दवाओं से ठीक नहीं हो रहा
तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर उनसे मशवरा करें और उनके मशवरे पे अमल करें। अरे डॉक्टर साहब, अब आपको मैं ज़रा इम्तिहान में डालने लगी हूँ, आपकी डॉक्टरी का इम्तिहान, कि अगर एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, डेफिनेटली तभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास कोई आता है पेशेंट और वो कहते हैं उसको बुखार है या उसको नज़ला है, उसको फ्लू है या सिम्टम्स है। अभी आम देखें रोज़मर्रा का जो बुखार होता है उसमें भी आपको बॉडी एक मस्ट है, जिस्म में दर्द होगा, लेथार्जी कंडीशन होगी, आप वीकनेस फील करेंगे और ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कोरोना का टेस्ट करवाए बगैर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एक सिंपल बुखार है, सिंपल नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, या फिर एक कोरोना भी हो सकता है? ये तमाम डॉक्टर्स के लिए भी एक देखिए ये बहुत आप चूँकि एज ए डॉक्टर सवाल कर रही हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात सारी ये है कि जो डॉक्टर, मैंने बात लफ्ज़ कहा है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर, वो क्वालिफाइड डॉक्टर सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर डायग्नोसिस नहीं करता है, बिल्कुल उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं और आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है पूरी। बिल्कुल, हिस्ट्री पूछी जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है। डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड होता है, सपोज मैं जैसे ईएनटी का डॉक्टर हूँ, तो मैं अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे जो है वो बुखार है और कोई चीज़ नहीं है, तो मैं उसका गला देखूंगा, उसका नाक देखूंगा, उसका कान देखूंगा, उसके पल्स की रेटिंग देखूंगा किस तरह की चल रही है, फिर उसकी चेस्ट का एग्जामिनेशन करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या। अगर सब कुछ नेगेटिव है, उसका गला भी ठीक है, सब कुछ कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो मैं उससे कुछ ऐसे टेस्ट कराऊंगा जिससे मुझे पता चले। फिर भी वो भी नेगेटिव आएगा और उसके सिम्टम्स मौजूद होंगे, फिर मैं उसको एडवाइस करूंगा कि जी आप कोरोना का टेस्ट भी कराएं। लेकिन उससे पहले मैं फौरी तौर पे उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। और जो पर्टिकुलरली जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, अगर उसकी डेवलप्स होते हैं उसमें, तो वो मैं फौरी तौर पे उसको एडवाइस करूँगा कि कोरोना का टेस्ट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से ज़रा बताइएगा, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इलाज है क्या, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल ना घबराइए, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को डायग्नोज हो भी जाता है तो लोग इसको क्योर भी कर जाते हैं, रिकवर भी कर जाते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत बड़ी परसेंटेज है। लेकिन अगर इम्यूनिटी आपकी कम है या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़रा मसला होता है इस बीमारी से रिकवर करने में। इलाज के लिए क्या दिया जाता है, क्या होता है और कितने अरसे में इलाज हो जाता है अगर कोई रिकवर करना चाहे? और हर कोई चाहेगा डेफिनेटली। देखें, इसमें बिल्कुल सही बात है। मैं दोबारा कहता हूं लोगों को कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, कोरोना का वायरस उसके जिस्म में आ जाता है, सिम्टम्स भी आ जाते हैं, तो 80 से 85% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 4% लोग, अभी जो हालात, जो सिनेरियो चला है चाइना से लेकर और दूसरी जगहों पे, वो 2 से 4 लोग 100 में से वो हलाक हुए हैं। तो ये कोई ऐसी तशवीश वाली का फिगर नहीं है जिसमें आपको परेशानी की है। इसमें 80 से 85% लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। जैसे कि आपने कहा कि इम्यूनिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वायरस जो है वो उसी पे अपना असर रखता है या उस पर अटैक करता है जिसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। तो क़ुव्वत मदाफ़ियत अगर आप नोट करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोग जिस तरह की मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रात को देर तक सोते हैं जी, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, जो अब तक हुआ है दूसरे ममालिक में, ख़ासकर चाइना में, वो 50 से 60 या उससे ऊपर के लोगों को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होगी, जाहिर बात है। बिल्कुल, यंगस्टर्स जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है। और वो लोग जो कि किसी बीमारी में मुब्तला हैं, लाइक डायबिटीज़ है, या कैंसर के मरीज हैं, या वो हेपेटाइटिस कोई बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, रेडिएशंस है, जी हाँ बिल्कुल। तो वो लोग जो कि इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको अगर कोरोना का वायरस अटैक करता है तो उनके लिए संभलना ज़रा मुश्किल है। जो बेसिक सवाल है आपका ट्रीटमेंट, तो वायरस का एज सच कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। वायरस का सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। और अगर मरीज़ ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, तो उसको ड्रिप लगाया जाता है, उसको बूस्टअप किया जाता है, मल्टीविटामिन्स हैं, उसको सिम्टमेटिक बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, दर्द की दवा दी जाती है,
और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उसमें उसकी जिस्म में ताकत बढ़ाई जाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाया जा तो सके, उससे ही आदमी जो है सेटल हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज का ये भी बता दें, ड्यूरेशन कितना होगा? अगर फॉर एग्जांपल कोई आता है, इलाज करवाता है, तो कितने अरसे में वो रिकवर कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी सीवियरिटी का अटैक है। ठीक है। यानी कोरोना वायरस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक माइल्ड भी हो सकता है, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत माइल्ड सा होता है, किसी को थोड़ा बहुत गला ख़राब हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है आराम करके या अच्छी ग़िज़ा लेके, पानी ज़्यादा पी के। लेकिन अगर उसकी तबीयत उससे नहीं संभलती और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसी तरह से उसमें टाइम लगता है उसका इलाज का भी। एक दिन में ठीक हो सकता है, एक हफ्ते में ठीक हो सकता है, और 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी उसकी सीवियरिटी है डिजीज़ की, एंड डिपेंडिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होता है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अभी तक इसकी वैक्सीनेशन क्लेम किया गया है कि शायद दरियाफ्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई एज सच इसकी वैक्सीनेशन भी अभी मौजूद नहीं है फ्रीली, और उस पर काम हो रहा है। तो इसका जो इलाज है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका इलाज एहतियाती है, आप एहतियात करेंगे उसका इलाज है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े लोग ये बात करें जी कि आप जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा लोगों की तादाद हो, वहाँ जाने से अवॉइड करें, या लाइक आप शॉपिंग मॉल्स में ना जाएं, आप मार्केट्स का रुख ना करें, सिनेमा घरों में ना जाएं, वहाँ पे डिजीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता, जिसने शॉपिंग करनी है उसने शॉपिंग भी करनी है, जिसके घर शादी है वो पूरी बड़ी जहेज़ का सामान भी इकट्ठा करेंगे सब लोग। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे अवॉइड कैसे किया जाए। फिर साथ ही कोई मास्क पहन के अगर जाएगा तो बहुत से लोगों का ये कहना है, बल्कि सोच भी है कि जिनको ज़रूरत है उन बेचारों के लिए मास्क जो है उनका उसका शॉर्टेज हो रहा है, तो मास्क पहनने से भी कोई इतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मास्क के हवाले से ज़रा सही बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि खुदारा मास्क जो है वो हर आदमी के लिए नहीं है, और हर आदमी जो भाग रहा है मास्क के लिए, उसके जहन में ये है कि मैं मास्क लगा लूँगा तो कोरोना से बच जाऊँगा। ये बहुत ही गलत है, बल्कि वो और डेंजरस है, क्योंकि इसका स्प्रेड जो है वो बहुत सारी और चीज़ों के ज़रिए होता है। अगर आप किसी के मोबाइल शेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी का दरवाज़े को हैंडल पे हाथ लगा रहे हैं और उसमें कोरोना का वायरस है, वो आपको आ सकता है। अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं, उससे पहले किसी कोरोना के वायरस वाला शख्स ने उसको बटन दबाया है और वो वहाँ टच कर रहे हैं, तो वो भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज सच आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये हवा में नहीं जाता, ये लगता डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बिल्कुल, अगर आपके हाथ में आ जाता है, आप जिस बता रहे मोबाइल फोन को आपने टच किया या आपने लिफ्ट का बटन दबाया तो आपके हाथ में आ गया, जब तक आप अपने माउथ को, मुंह को या नाक को टच नहीं करेंगे, आंखों को बिल्कुल नाक को हाथ ना लगाएं, बिल्कुल किसी ओपनिंग के थ्रू ही अंदर जाएगा ना। ये अगर आपने फौरन अपने हाथों को और वो लोग जो नज़ला जुकाम में है वो सिर्फ मास्क लगा के बाहर, अगर किसी भी एक्टिविटी के बाद आप 5-10 मिनट के बाद अपने हाथों को वॉश कर लें या स्टेरिलाइज कर लें आप अपने हाथों को, तो फिर मेरे ख्याल से बच सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सैनिटाइजर अपने पास रखें, सब जुकाम में सैनिटाइज मुब्तला है, जी वो भी रखें, और जहाँ आपको मौका मिले आप देखें, आप कोशिश करें कि अपने उंगलियों को, हाथ को आँख में, नाक पे और मुंह की तरफ ना लेके जाएं, अवॉइड करें। जब अगर आप हाथ धो लें अच्छी तरह से तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हाथ ना मिलाएं किसी चीज़ को कुछ दिनों के लिए हर चीज़ को टच करना छोड़ दें, एहतियात करें, कोशिश करें कि अगर ग्लव्स पहन लें, डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं, वो ग्लव्स पहन के चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दें अच्छी जगह से, अच्छी केयरफुली उसको डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये मास्क पहनना
और ये समझना कि आप सेफ हो गए, ये गलत है। आप मास्क सबके लिए नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैं थिएटर में गया और मैंने पूछा कि भाई मुझे मास्क कैप दे दो, ऑपरेशन करना था मुझे, तो मुझे थिएटर का जो इंचार्ज है उसने कहा सर मास्क नहीं मिल रहा, मास्क नहीं है हमारे पास। तो विदाउट मास्क जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर्स को चाहिए वो मास्क। बिल्कुल सही, आप बाकियों के लिए प्लीज वो मास्क छोड़ दें, उसका शॉर्टेज हो रहा है जो कि बहुत बुरी चीज़ है। आपको जब डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं, बार बार हम टीवी पे भी कह रहे हैं कि मास्क आप इस तरह ना लें, बल्कि आप एहतियात करें, सिर्फ एहतियात करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने रहनुमाई की सबकी इस प्लेटफॉर्म से। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे मीडिया के फिरौन की। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। अब बात करेंगे आज होने वाली एक गिरफ्तारी की। मीर शकीलुर रहमान, नाम तो सुना होगा, आखिरकार गिरफ्तार हो गए। इल्ज़ामात तो उन पर लातादाद हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि अब इन इल्ज़ामात की तहकीकात भी की जाएंगी। FBI ने भी मीर शकील के असासों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मीर शकीलुर रहमान की आमदनी और असासों में ज़मीन आसमान का फ़र्क बताया है। इसके अलावा मीर शकील के बेनामी असासों का भी इंकशाफ हुआ है। मीर शकीलुर रहमान को ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का आगाज़ 1986 में हुआ। 2016 में नवाज शरीफ के दौर में रूल्स में नरमी लाकर अलॉटमेंट मीर शकीलुर रहमान को ट्रांसफ़र हुई। स्कीम के मंसूबे की मंजूरी से पहले ज़मीन को इस्तिस्ना दे दिया गया। जो अगर जौहर टाउन की मैं बात करूं तो वहाँ पे जी हाउसिंग स्कीम है जौहर टाउन, उसका क़याम अगर मैं बताऊं आपको तो 1981 यानी 1981 में अमल में आया था। 1986 यानी 1981 से 5 साल बाद अगर हम बात करें, LDA ने 180 कनाल 18 मरला जगह, आपने बिल्कुल सही सुना, 180 कनाल 18 मरला जगह को हिदायत अली और हाकिम अली के हक में इस्तिस्ना दिया। हिदायत अली और हाकिम अली मीर शकीलुर रहमान के जनरल पावर अटॉर्नी थे। 14 जुलाई 1986 यानी 1986 14 जुलाई उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस्तिस्ना के रूल्स तब्दील कर दिए। अब नवाज शरीफ थे तो फिर कुछ भी कर सकते थे, जिससे जौहर टाउन में मुकम्मल ज़मीन जो है वो 55 कनाल 5 मरला, बिल्कुल सही सुना, 55 कनाल 5 मरला हिदायत अली और हाकिम अली को अलॉट हो गई। सरकारी हाउसिंग स्कीम में ज़मीन कुरानंदाजी के ज़रिए अलॉट होती है, लेकिन यहाँ कोई कुरानंदाजी नहीं हुई। मीर शकीलुर रहमान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर 3 प्लॉट्स हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 33 कनाल का प्लॉट केनाल रोड पर, 124 कनाल का प्लॉट जो है वो आपको मैं बताऊं कि वो सिविक सेंटर उसके करीब बताया जाता है, और 33 कनाल जो है वो सिविक सेंटर से थोड़ा दूर वाक़ है। मैंने आपको 3 प्लॉट्स की बताई हैं, तफसीलात दोबारा सुन लें। 33 कनाल का जो प्लॉट है वो केनाल रोड पर है, 124 कनाल का जो प्लॉट है वो सिविक सेंटर के करीब है, और एक और 33 कनाल का जो प्लॉट है वो सिविक सेंटर से थोड़ा दूर वाक़ है। अब नवाज शरीफ साहब ने मीर शकीलुर रहमान को खुसूसी रियायत दी, यानी ये दोस्ती बड़ी पुरानी है, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा, इतनी पुरानी कि जब वज़ीर आला थे नवाज शरीफ साहब। मीर शकील को प्लॉट देने का इक़दाम गैर कानूनी और तमाम रूल्स और प्रोसीजर्स की खिलाफ वर्जी था। ये सुन लें ज़रा, वज़ीर आला ने समरी में लिखा कि ये स्पेशल केस है, इसको नज़ीर ना बनाया जाए। फ़ेज़ 2 के असल प्लान में 30 फीट रोड और 15 फीट गली जो है वो अलॉट शुदा एग्जाम्प्टेड प्लॉट में शामिल थी। सही सुन रहे हैं आप। अगर कुरानंदाजी के अमल के तहत प्लॉट दिए जाते तो 1 कनाल फी प्लॉट के हिसाब से 55 जो प्लॉट हैं 55 प्लॉट अलॉटी को मिलते हैं। ये तो एक मुकदमा है जो आपने सुना अभी, ऐसे कई मुकदमात जो मीर शकीलुर रहमान पर हैं, वो क्या हैं और उनकी तहकीकात का क्या आगाज़ होगा। नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुलकर हमेशा बात करते हैं, पूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सदीक का पहला सवाल तो यही है ना कि जी बड़े लोग बात कर रहे हैं कि जी मीडिया का फिरौन गिरफ्तार हो गया, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि तारीख तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इतनी देर बाद क्यों? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आप देखें कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो 93 के दरमियान करप्शन की थी तो उनको आगे सज़ा मिली 2017-18 में,
और मुश्किल रहमान को जिस तरह से नवाजा गया और जो इनके साथ जिस गैर कानूनी तौर पर इनको जो फ़ायदा दिया गया उसके ऊपर फैसला कितने साल बाद हो रहा है? ये तकरीबन 36 साल बाद, यानी 34 साल बाद, 34 बरस लगे इस ताकतवर शख्स को पकड़ने में। आप अंदाज़ा लगाएं कितना कमज़ोर था हमारा निज़ाम, कैसा करप्ट किया गया सिस्टम को। पिछली 2 हुकूमतों ने, 2 जमातों ने किस तरह अपने लोगों को नवाजते थे कि 34 बरस बाद एक शख्स गिरफ्तार हो रहा है। 34 बरस बाद कहना आसान है कि, और ये वो शख्स है जो खुद को रियासत से ज़्यादा ताकतवर समझता था। किस किस पे इन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया? अदलिया पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, फौज पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, रियासत पाकिस्तान पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। देखें मसला ये है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये केस है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आगाज़ है। काश कि अब भी हमारे रियासती इदारे, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत ये कर ले कि इस तरह के लोगों को रियायतें देने के बजाय बिल्कुल साफ शफाफ अंदाज से बेरहमी के साथ एहतसाब करे। और आप जब इनका एहतसाब करेंगे, हिसाब इनसे लेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। अरबों रुपए की टैक्स चोरी आपके सामने आएगी। आपके पास, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, बैरून मुल्क असासे और जदादें सामने आएंगी और कई गैर कानूनी काम सामने आएंगे। चलें, ये तो एक है करप्शन, माली करप्शन का मामला। जो ज़्यादा खतरनाक मामला है जी, वो है जो ये हमारी फौज पे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। आप तहकीकात कर लें। इस प्रोग्राम में आज मैं कह रहा हूँ, अगर तहकीकात हो जाए, ये बात सामने आएगी कि फौज के खिलाफ इनको बनी बनाई खबरें आती थी। इनके कई रिपोर्टर्स को पता भी नहीं होता था, अगले दिन उनके नाम से खबर लगी होती थी फौज के खिलाफ। ये वो इदारा है, ये वो ग्रुप है जिन्होंने DGISI की तस्वीर चला के और उनके ऊपर कितने संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। ये वो इदारा है जो हमेशा से अपनी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ तक कि शोधा के खिलाफ बात करता है। और आप ये देखें, अभी पिछले दिनों आपको पता है हमने इस पर बहुत प्रोग्राम किए, जब खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक गाली दे दी मारूई सरमद को, उसमें तो पूरा कोहराम मच गया। लेकिन अजीज़ मेमन जो सहाफ़ी सिंध में जिसको कत्ल किया गया, उसमें तो वो कोहराम नहीं मचता। सहाफ़ी कत्ल हो जाए, कोहराम नहीं मचता। एक औरत जो कि पे रोल पे है इनके भी, और जिनसे ये पैसे लेते हैं उनके, उसके ऊपर कोहराम मच जाता है। और इसके अलावा रोजाना लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, जुल्म होती है, उसमें तो आवाज बुलंदी होती। यानी कोहराम भी बड़ा सोच समझ के मचाते हैं ये कि कहाँ कोहराम मचाना है और कहाँ पे नहीं मचाना। आप देखें, आज ये बात वो जिसे कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि क्यों जियो ग्रुप आज तक शरीफ खानदान को फायदा देता रहा है। देखें, हुकूमत ने जब ये कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में भी कुछ मीडिया हाउसेस शामिल थे, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। जिस तरह से जियो ने माहौल बनाया, मतलब हमने खुद देखा है मियाँ साहब बहुत बीमार हैं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की एक बार कमर दर्द का मामला हुआ तो हामिद मीर साहब ने कहा मैंने खुद उनके कपड़ों के नीचे से देखे, उन्होंने बेल्ट बांधा हुआ था, कमर में बड़ा शदीद दर्द था। उनकी बीमारी के वक्त तो ये उनके कपड़ों के नीचे से भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, ठीक है, और उनको जस्टिफाई करते हैं, उनकी करप्शन को भी जस्टिफाई करते हैं, उनकी बीमारियों को भी बड़ा करके पेश करते हैं, उनके केसेस को ऊपर भी कहते हैं कि झूठे हैं। अब अपनी बारी है, हिसाब दें ना। ये क्या तरीका है कि मान जाके अपने आप को धमकियां दे रहे हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा। शायद मुश्किल रहमान साहब भूल गए थे कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है। वो अब भी वही समझ रहे थे कि नवाज शरीफ बैठे हुए शायद, या वो समझते थे कि अब भी जो बहुत से इदारे हैं, बहुत से लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब वो सपोर्ट उनकी बंद हो गई है, वो बंद होनी भी चाहिए और अब की बार मुकम्मल हिसाब होना चाहिए और ये आगाज़ होना चाहिए। आप ये देखें, जब यही वो इदारे थे, यही वो लोग थे, जब चौधरी निसार अली खान ने बोल के खिलाफ केसेस बनाए, यही लोग गए थे, उन्होंने जाके केसेस झूठे बनवाए थे। उस वक्त ये संभाले नहीं जाते थे, उस वक्त ये सारे खुश थे। आज अपनी करप्शन और लूट मार सामने आई है तो हिसाब दो। अब आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया है, बाकी चैनल्स के खिलाफ तुम खुद केसेस बनवाते हो, झूठे केसेस बनवाते हो कि कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर सके। तुमने एक माफिया बनाया हुआ है, इश्तिहारात के मामले में हो, हुकूमतों से साजबाज हो, मुकमुका हो, वहाँ पे तुमने माफिया बनाए हुए हैं। और अब जब अपने सामने आ रहा है तो अब आज़ादी सहाफत को ज़्यादा गई। अब तो एक्सपोज हो चले ना ऑलमोस्ट। अब आप देखें ना कि अगर हम इनके असासे, मीर शकील साहब के असासे और आमदन में फ़र्क देख लें तो यही मुकदमा काफ़ी है। देखें, ये तो मीर शकील रहमान साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था, ये जो कह रहे हैं ना आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था, मैं याद करवा देती, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, आई एम अ बिजनेसमैन, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। और इन्होंने उस वक्त भी पनामा के दौरान इन्होंने अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई, अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इनकी खबरें छपी जिनके ऊपर केसेस चले। मसला तो ये है डॉक्टर साहिबा कि इनके खिलाफ केसेस शुरू होते थे, बंद हो जाते थे, फाइलें दबा दी जाती थी। खुद साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा कि मेरी नज़र से गुजरा एक 2007-8 का केस था इनका टैक्स चोरी का, और कब आके टेकअप हुआ 2017-18 में।
10 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, 10 साल तक वो केस दबा दिया गया था। इनका मामला ये है कि देखे ना, ये इतने ताकतवर अपने आप को समझते थे कि शुरू हुए छोटे मोटे कामों से, फिर फौज तक पे इल्जामात, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। अच्छा सदीक, एक और अहम पॉइंट जो कि मैं चाहती हूँ मैं दोबारा जरा मेंशन कर दूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा, आपका कमेंट भी ले लेते हूँ, 1 मिनट है मेरे पास। अब यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स शेयर की जी, 1986 में 1986 में LDA ने 180 कनाल 18 मरला जगह को हिदायत अली और हाकिम अली के हक में इस्तिस्ना दिया। अब आगे भी सुन लें कि 1986 में 14 जुलाई की तारीख है, उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ साहब थे और उन्होंने इस्तिस्ना के रूल्स तब्दील किए। यानी जो मोहब्बतें हैं, ये दोस्तियां हैं, ये 1986 से चली आ रही हैं। मतलब 30 साल से ज़्यादा, 3 डेकेड से ज़्यादा, को 33-34 साल बन जाते हैं। अब अगर आप 1986 से अब तक देखें 2020 तक, नवाज शरीफ के मीर शकील की बात कर रही हैं। आपको याद होगा एक बार चौधरी निसार अली खान तकरीर कर रहे थे। अच्छा, तकरीर के बारे में बात करेंगे, मुझे अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है। चौधरी निसार अली कहते सदीक क्या बताना चाह रहे हैं ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। बात कर रहे थे मीडिया के फ़िरौन की, उनकी गिरफ्तारी की। सदीक, आप कुछ बताने जा रहे थे, चौधरी निसार की बात करने जा रहे थे। मुझे ब्रेक पे जाना था, तो नाज़रीन में वेट कर रहे होंगे सदीक क्या कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था कि चौधरी निसार अली खान एक बार कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे, तो नवाज शरीफ सब साथ बैठे थे वज़ीर आज़म के तौर पर। तो वो उन्हें कह रहे थे, जो बाद में वो ऑडियो सामने आ गई थी, वो ने बार बार कह रहे थे जियो का नाम लो, जियो का नाम लो, जियो का नाम लो। तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा करीबी तल्लुक था जियो के साथ। हालांकि ये वही मुस्लिम लीग नून है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठकर टीवी पर बैठकर कहा था कि मैंने खुद जियो की गद्दारी के और मुल्क दुश्मनी के सबूत खुद देखे और जियो पे इन्होंने मुकदमा भी कायम किया था। लेकिन उसके बाद उस मुकदमे का क्या हुआ? देखें, बदकिस्मती यही है, लोगों का एहतसाब के ऊपर या इस तरह के मामलात के ऊपर एतमाद कब कम होता है? जब एक हुकूमती वजीर बैठकर खुद कह रहा है कि मैंने मुल्क दुश्मनी के सबूत खुद देखे हैं। जिस चैनल की मुल्क दुश्मनी के सबूत आपने खुद देखे हैं, उस चैनल को फिर बंद क्यों नहीं किया गया? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसलिए अब नैब, देखें, नैब ने गिरफ्तार किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर नैब इनके ऊपर केस उस तरह से नहीं चलाएगी जिस तरह चलाना चाहिए, तो ये भी हीरो बन जाएंगे, यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलेंगे, फूलों की पत्तियां ऊपर फेंकी जा रही होंगी और हीरो बन के और बाहर आ जाएंगे। वो देख वो डिफरेंट, मैं भी देख रही थी इनकी स्क्रीन पे डिफरेंट कुछ सहाफियों के ट्वीट्स और उनके मौकिफ चल रहे हैं जी। आज़ादी सहाफत पे बहुत बड़ा हमला हो गया। क्या हमला हो गया आज़ादी सहाफत पे? वैसे यकीन करें, आज एक ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से 4-5 सहाफ़ी हमारे बच गए हैं, वरना आज 4-5 हो जाती। क्योंकि देखें ना, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, ठीक है, और मरियम खामोश थी और मीर शकील रहमान भी गिरफ्तार हो गए, तो 4-5 का तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया था ना। लेकिन आज क्योंकि मरियम बोल पड़ी है, तो अब उनको थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस मिल गई है कि चलो मरियम तो आ गई है ना। नवाज शरीफ, मीर शकील रहमान, मरियम, इनमें से एक बाहर हो, व्हाट्सएप पे इनके राब्ते हो, तो इनको सांस आती रहेगी। अगर ये तीनों अगर अंदर हों या आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हों, तो 3-4 तो ऐसे हैं जो लुढ़क जाएंगे। हमारे एंकर्स और सहाफ़ी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो इन 3 शख्सियात के साथ। अच्छा सदीक, वैसे मजे की बात क्या है, बड़ी मतलब ऐसी एक बात है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने 3-4 बस बोला जरा मुस्कुरा के, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो सुन रही हूँ आपको खामोशी से, लेकिन नाजरीन पहुंच जाते हैं उन नामों तक। उनको पूरा यकीन होकर देख रहे हैं ना, वो कह रहे होंगे अब सदीक उसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, 3-4 में ये नाम आते हैं। तो फिर क्या इन नामों ने अपने साथ किया कि नाजरीन इनका नाम सुने बगैर बता देते हैं कि ये इसकी बात कर रहा होगा सदीक? बिल्कुल, लोगों को पता है, क्योंकि जाहिर है इंसाफ के अपनी सहाफत के साथ सबको पता है कि कौन देखे ना, कौन नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, कौन उनके साथ जहाज़ों में फिरता था, कौन शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर ग्रुप था, हेलीकॉप्टरों पे फिरते थे, किसको बाहर से किसको नौकरियां दिलवाई गई, किसी को पेट्रोल पंप, किसी को कोई और प्रॉपर्टी, किसको किस तरह से नवाजा गया। अब आपके सामने आ गया है कि किस तरह से इन्होंने इनके टैक्स माफ़ किए गए, कैसे इनको ज़मीनें दी गई। यही जो केस अब आपने अपने इंट्रो में सारी तफसील बता दी कि लाहौर में जिस तरह से ज़मीन अलाट की गई मीर शकील रहमान साहब को। अच्छा सदीक, आपने तो बड़ा एक चैप्टर खोल दिया सहाफत के हवाले से। कुछ लोग मुझे कहते हैं तुम डरती नहीं हो किसी से, तुम किसी को भी नहीं छोड़ती।
जिसका भी मतलब कहते हैं डॉक्टर हैं, आप तो ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, क्या वो एक वो गैंडानुमा किरदार जो बैठा हुआ है, जो भारत में चाहता है कि उसको नेशनैलिटी मिल जाए, उसकी बात कर देती हो, पीपल्स पार्टी की कर देती हो, पीएमएलएन की कर देती हो, कोई गलत होता तो तुम उसकी बात कर देती हो, किसी पार्टी का अगर नाम रह गया हो तो उसका भी नाम डालते, मैं सबकी बात कर देती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे मुझसे नाराज रहते हैं कि मेरे बारे में बहुत बोलती है, तो कहते तुम डरती नहीं हो किसी से, किसी एक से तो बना लो। मैंने कहा मुझे किसी से कोई फेवर ही नहीं चाहिए, ना मुझे लिफाफा चाहिए ना फेवर चाहिए, मैं क्यों किसी से बना के रखूं, मैं सिर्फ सच्ची बात करूंगी, जो गलत होगा उसको आईना दिखाऊंगी। और सदीक आप भी ऐसे करते, शायद ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की वजह भी यही है कि हमारे प्रोग्राम रेटिंग में सबसे ऊपर होता है, इसलिए कि नाजरीन भी बड़े समझदार हैं, उनको भी पता है कि न्यूट्रल राय कौन सा प्रोग्राम देता है। वो जिस तरह नैब की प्रेस रिलीज में होता है ना, तो आप वही करती हैं कि हम केस देखते हैं, मतलब कोई दोस्त नहीं है मेरा और आपका, आप ये बात जानते हैं। बिल्कुल, तो बात ये केस टू केस देखना चाहिए। देखें जहाँ पे अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो पीटीआई कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, और सही सहाफी होता भी वो है जिसके दोस्त नहीं होते सियासतदान। सियासतदान जिस सहाफी से डरता है वो है दबंग सहाफी। आज सुन लीजिए, जिसके साथ बैठ के कोसार मार्केट में आप चाय और कॉफी पीते हैं, आपके दोस्त हैं, वो कैसे सवाल पूछेंगे उनसे आप फिर? जी सदीक, आपका बात यह है कि यही मसला है ना कि नवाज शरीफ साहब ने हर डिपार्टमेंट को करप्ट किया, मीडिया को करप्ट किया, जुडिशरी को करप्ट किया, ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया। अब मीडिया का आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब ने 96 से ये काम शुरू कर दिया था कि मालकान को किस तरह से नवाजना है, ज़मीनें दे के करप्ट करना है, अपने साथ में लाना है, और वो उन्होंने कामयाबी से अपना सिलसिला जारी रखा 2018 तो बस वही बात होगी ना सदीक के, जो उनको नवाजा गया, जो उनको दिया गया, अब जाहिर बात है वो भी फिर नमक हलाली कर रहे हैं। आपका लास्ट कमेंट, फिर मैं क्लोजिंग पे जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो उन्होंने तो नमक हलाली तो छोटा लफ्ज़ है, पता नहीं और क्या कुछ किया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। फज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।